Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Learn WFM by Sandeep. And in this part, we'll cover more about shrinkage. And this is basically second part of shrinkage. And in first part, we have covered what is shrinkage, what are the types of shrinkage, and we also calculated manpower in brief considering shrinkage only. Alright. And in this part, we'll calculate basically out of office shrinkage that is planned and unplanned, and we'll also calculate in-office shrinkage that is planned and unplanned, and we'll also try to understand why somewhere we use shrinkage percentage as a dividing factor, and somewhere we use it as a multiplying factor, right? And we'll also see calculation and interview based in some shrinkage questions. All right, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले if I divide and shrinkage, so I can see shrinkage in two ways, like in as a planning metric and as a real time metric. And as a real time metric, I can divide it into two parts, like out of office shrinkage and in office shrinkage. And further, out of office shrinkage can be divided into planned and unplanned, and in office shrinkage can also be divided into planned and unplanned, right? आगे चलते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं shrinkage as a real time metric. All right. तो अब हम कैलकुलेट करते हैं. मैं कोई प्रोजेक्ट एज्यूम करता हूँ, कोई भी कैंपेन है, प्रोसेस है, जिसमें जो लॉग इन आवर्स है वो होगा 8 आवर्स का, यानी कि हर एक जो एडवाइजर्स होगा वो 8 आवर्स के लिए लॉग इन करेगा. ब्रेक होगा उसका 30 मिनट्स का, लंच होगा 30 मिनट्स का, कोचिंग होगा 30 मिनट्स पर डे, एंड ट्रेनिंग होगा 45 मिनट्स पर वीक, राइट? तो मैं आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज कैलकुलेट करता हूँ. तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पर्टिकुलर डे पे मेरे पास जो हेड काउंट है वो है 150 का. मेरे पास जो वीक ऑफ है वो मैं एज्यूम करता हूँ कि 12 एडवाइजर्स का उनका वीक ऑफ है. ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ. और मैं एज्यूम करता हूँ कि उस पर्टिकुलर डे पे मेरे पास जो प्लान्ड लीव्स हैं वो है 6, राइट? तो मैं अब प्लान्ड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो उसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एडवाइजर्स ऑन वीक ऑफ प्लस नंबर ऑफ एडवाइजर्स ऑन प्लान्ड लीव डिवाइडेड बाई हेड काउंट, राइट? तो मेरे जो पर्टिकुलर डे पे जो नंबर ऑफ एडवाइजर्स ऑन वीक ऑफ है वो है 12, प्लस नंबर ऑफ एडवाइजर्स जो है प्लान्ड लीव्स में वो है 6, एंड डिवाइडेड बाय मेरा जो हेड काउंट है वो है 50. तो मेरा जो प्लान्ड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज है वो है 12%, राइट? और ये बेसिकली मैं एक पर्टिकुलर डे के लिए बता रहा हूँ. आगे चलते हैं. अब मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मेरे जो उस पर्टिकुलर डे पे कितने एडवाइजर्स जो होंगे वो शेड्यूल्ड होंगे या रोस्टर्ड होंगे. कहीं पे आप रोस्टर भी बोल सकते हैं या शेड्यूल भी बोल सकते हैं. तो इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो सबसे पहले है इसमें हेड काउंट माइनस एडवाइजर्स ऑन वीक ऑफ एंड माइनस एडवाइजर्स ऑन प्लान लीव्स. तो मेरे हेड काउंट है 150 माइनस मेरे पास जो एडवाइजर्स वीक ऑफ पर है वो है 12, माइनस जो मेरे एडवाइजर्स प्लान लीव्स पर है वो है 6. तो मेरे पास जब मेरे जो एडवाइजर्स जो कि रोस्टर्ड है या शेड्यूल्ड है वो है 132, राइट? अब आगे चलते हैं. मैं कैलकुलेट करता हूँ अनप्लैंड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज. तो मैं एज्यूम करता हूँ मेरे पास जो एडवाइजर्स अनप्लैंड लीव पर है वो है 9, राइट? ये मेरी एक हाइपोथेटिकल एजम्पशंस है. और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ अनप्लैंड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज. तो उसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एडवाइजर्स ऑन अनप्लैंड लीव्स डिवाइडेड बाय रोस्टर्ड. तो मेरे अनप्लैंड लीव्स पर है 9 एडवाइजर्स, और मेरे पास जो रोस्टर्ड है इस पर्टिकुलर डे पे वह है 132. तो जो मेरा अनप्लैंड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज होगा वो होगा 7%, राइट? अब मैं चेक करूँगा कि मेरे पास एक्चुअल कितने एडवाइजर्स जो है वो अवेलेबल है, एक्चुअल हेडकाउंट मेरा कितना बचा है. तो उसके लिए सिंपल है, मेरे पास 132 एडवाइजर्स रोस्टेड थे माइनस जो मेरे अनप्लैंड लिस्ट पर है, यानी कि 9. यानी कि मेरे पास जो अब एक्चुअल हेडकाउंट जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 123 एडवाइजर्स. इन्हीं एडवाइजर्स से जो मेरा पर्टिकुलर डे का वॉल्यूम होगा वो हैंडल होगा, राइट? आगे चलते हैं. अब मैं कैलकुलेट करता हूँ इन ऑफिस श्रिंकेज. तो इन ऑफिस श्रिंकेज में भी सेम एजम्पशन था, सेम सेम प्रोजेक्ट है. तो मेरे पास जो एक्चुअल हेडकाउंट था वो था 123. तो मैं इसे अब आवर्स में कैलकुलेट करता हूँ. इन ऑफिस श्रिंकेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसे आवर्स में कन्वर्ट करना होगा. तो 123, और ये एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास जो हर एक एडवाइजर्स होगा वो जो मेरे को प्रोडक्टिव आवर्स देगा वो होगा 7.5 आवर्स, 7.5 आवर्स, क्योंकि मैं ये एज्यूम करता हूँ जो
ना 30 मिनट्स का लंच होता है वो अनपेड होता है, नॉन बिलेबल होता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। तो मेरे पे जो 123 जो एडवाइजर्स अवेलेबल थे मैंने उन्हें आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मेरे पास इतने आवर्स अवेलेबल है टू हैंडल माई वॉल्यूम, दैट इज़ 922.5 आवर्स, राइट। तो जनरली जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो ना और रियल टाइम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इन ऑफ प्लान्ड इन ऑफिस श्रिंकेज को कैलकुलेट नहीं करते हैं, राइट। इसका रीज़न मैं बाद में आपको बताऊंगा कि हम प्लान्ड इन ऑफिस श्रिंकेज जो रियल टाइम में कैलकुलेट क्यों नहीं करते हैं, राइट। आगे चलते हैं। तो अब मैं कैलकुलेट करता हूँ मेरा अनप्लैंड इन ऑफिस श्रिंकेज क्या होगा, जो कि जिसको हम कई ऑर्गेनाइजेशंस में लीकेज भी बोलते हैं, राइट। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि किसी पर्टिकुलर डे पे जस्ट बिकॉज ऑफ लेटनेस आई लॉस्ट अराउंड 5 आवर्स, राइट। इतने आवर्स मेरे इतने एडवाइजर्स जो थे लेट थे, जिसकी वजह से मेरे 5 आवर्स जो थे इस पे वेस्ट हो गए या लीक हो गए, राइट। तो अनऑथराइज कोड ऑक्स नॉट रेडी इनकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से मेरे अराउंड 4 आवर्स जो है आई लॉस दीज मैनी ऑफ आवर्स, यहाँ पे 5 आवर्स, बिकॉज ऑफ दीज आई लॉस्ट अराउंड 4 आवर्स, राइट। एंड मिसिंग टाइम जब अवेलेबल नहीं थे फ्लोर पे, जिसकी वजह से आई लॉस्ट अराउंड 3 आवर्स, राइट। एंड बिकॉज ऑफ अर्ली डिपार्चर आई लॉस्ट अराउंड 4 आवर्स। अगर आपको टर्म्स में थोड़ा डाउट है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये टर्म्स को थोड़ा डिटेल में बताया कि ये क्या होता है, मिसिंग टाइम, अनऑथराइज ऑक्स कोड क्या होता है, ऑडिट। उसके बाद है अनशेड्यूल्ड ब्रेक एक्सीडेड। सपोज मेरे पास जो अवेलेबल एडवाइजर्स थे 123 एडवाइजर्स थे, वो हर एक एडवाइजर्स जो होंगे वो ब्रेक लेंगे, यानी कि मेरा ब्रेक है जो कि 30 मिनट्स का है, उसे मैं नंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो वो होगा 0.5, यानी कि इतने आवर्स के लिए मेरे पास ऑलरेडी शेड्यूल्ड ब्रेक है, 61.5 आवर्स के लिए शेड्यूल्ड ब्रेक है। पर इससे मेरा एक्सीड हो जाता है, यानी कि अनशेड्यूल्ड ब्रेक लेते हैं, इससे एक्सीडेड ब्रेक अपना एक्सीड कर लेते हैं कुछ एडवाइजर्स, तो जिसकी वजह से मेरे पास अराउंड, मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे 7 आवर्स लॉस्ट हो गए, 61 प्लस 7 आवर्स जो थे मेरे अनशेड्यूल्ड थे, राइट। सिमिलरली मेरा जो लंच था वो भी जितना आवर्स के लिए शेड्यूल था उससे ज़्यादा लोगों ने एक्सीड कर दिया, तो आई एम अज्यूमिंग कि मेरे इसकी वजह से अराउंड 4 आवर्स लॉस हो गए, राइट। उसके बाद अनशेड्यूल्ड हेडल एक्सीड किया, जो जो मेरा जितना मैंने प्लान किया था उससे ज़्यादा जो एडवाइजर्स थे उन्होंने एक्सीड कर दिया, तो जिसकी वजह से आई लॉस अराउंड 5 आवर्स। एंड बिकॉज ऑफ कोचिंग exceeding time I lost around 7 hours, and just because of training exceed time I lost around 6 hours, alright। तो ये मेरी सब assumptions है कि मेरे इतने hours लॉस होगा just because of these activities, ये कि बेसिकली these all activities should be in line, ये unauthorized एक्टिविटीज़ होती हैं बट ये एक्सीड हो गई हैं, तो जिसकी वजह से मेरा कुछ आवर्स जो है मेरे इनकी वजह से लॉस हो गए, राइट। तो मैं इसे अब सम अप कर देता हूँ। तो आई लॉस अराउंड 45 आवर्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़, राइट। तो अब मैं कैलकुलेट करूँगा माई अनप्लैंड इन ऑफिस श्रिंकेज, तो उसके लिए सिंपल होगा कि मेरे पास 45 आवर्स आई जस्ट लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़, एंड हाउ मच आवर्स आई हैड अवेलेबल, दैट इज़ 922.5 आवर्स, राइट। तो जो मेरी अनप्लैंड इन ऑफिस श्रिंकेज है वो है जनरल अराउंड 5%, राइट। अब मैं नेट अवेलेबल आवर्स चेक करता हूँ। मेरे पास नेट अवेलेबल आवर्स कितने अवेलेबल थे, पहले मेरे पास थे 92.5 92.5 आवर्स माइनस माई 45, तो नेट अवेलेबल आवर्स है मेरे पास 877.5 आवर्स। अगर इसे मैं एफटी में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं इसको 7.5 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास जो अवेलेबल नेट एफटी है वो है 117। इसका मतलब है कि मैंने इतने एडवाइजर से जो भी मेरा वॉल्यूम था वो हैंडल किया था, मैंने प्लान किया था। मेरे पास जो हेडकाउंट था 150 था, उसके बाद मेरे पास जो रोस्टर थे वो थे 132, 132 मेरे पास रोस्टर थे। उसके बाद मेरे पास आउट अनप्लैंड श्रिंकेज के बाद मेरे पास अवेलेबल एडवाइजर्स बचे 123, बट इन एक्चुअल जब वो मेरी जो लाइव डे होने के बाद मैंने चेक किया, जो मेरे पास एक्चुअल में अवेलेबल थे वो थे 117, राइट। आगे चलते हैं।
So this is how we do the calculation for unplanned and planned leaves. ये जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि how we calculate these all these like shrinkages. आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन का पार्ट इंक्लूड किया है। जैसे मेरा हेड काउंट था 150, जब मेरा प्लान्ड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज हो गया तो मेरे पास 132 एडवाइजर्स बचे आफ्टर 12% ऑफ श्रिंकेज। एंड उसके बाद जब मेरे पास मैंने अनप्लैंड आउट ऑफ श्रिंकेज अप्लाई किया तो जो था 7% अराउंड, तो मेरे पास अवेलेबल हेडकाउंट बचा 123। और उसमें भी अगर 5% का मेरा अनप्लैंड इन ऑफिस श्रिंकेज हुआ तो मेरे पास अवेलेबल बचे 117, जो कि था 5% अराउंड। तो अब मैं इसे कंबाइन करता हूँ कि मेरे पास अगर मैं आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज जो है मेरे पास प्लैंड एंड अनप्लैंड, इसे मैं कंबाइन करता हूँ तो मेरा कितना परसेंट होगा। तो इसको क्या करने के लिए मेरे पास बेसिकली मैं क्या करूँगा, मेरे पास पहले हेड काउंट था 150, मेरे पास आफ्टर ऑल द प्लान्ड एंड अनप्लान्ड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज आई वाज लेफ्ट विद 123 एजेंट आउट ऑफ माय 150। तो मेरा कंबाइंड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज जो होगा वो होगा 18%। ये 12 प्लस 7 नहीं होगा, वो होगा 18%। और सिमिलरली जो मेरा इन ऑफिस श्रिंकेज है वो है ओबियसली 5%। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 5% है, राइट। तो मेरा कंबाइंड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज है वो है 18% और इन ऑफिस श्रिंकेज है 5%, राइट। तो मैं एक रिवर्स कैलकुलेशन करता हूँ कि मेरे पास 117 एडवाइजर्स नेट अवेलेबल थे। तो अब अगर मैं इसमें इन ऑफिस श्रिंकेज अप्लाई करता हूँ, 1 माइनस 5% जो मेरा था इन ऑफिस श्रिंकेज था, तो मेरे पास 123 एडवाइजर्स थे। और मेरे पास अगर मैं इसमें अब आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज अप्लाई करता हूँ जो कि है 18%, यानी मेरा जो हेड काउंट था वो आ गया, राइट। तो इसका बस यही मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब से अगर टारगेट सेट कैसे किया जाता है, जब ये मैंने जैसे जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, बहुत सारे हिस्टोरिकल ट्रेंड लेते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल लिया कि ऐसा ट्रेंड से मैंने चेक किया कि मेरा जो जनरली आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज होता है वो 18% है और इन ऑफिस श्रिंकेज जो होता है वो जनरली 5% है। उसी के अकॉर्डिंगली मैं सब प्लानिंग करता हूँ। तो मैंने जस्ट एक सिंपल एक एग्जाम्पल से बताया, बट हिस्टोरिकल बहुत सारा डेटा से ये कैलकुलेट किया जाता है कि मेरे को आउट ऑफ ऑफिस का श्रिंकेज का जो टारगेट है वो कैसे सेट करना है। तो दिस इज हाउ द टारगेट गेट सेट जस्ट फॉर द प्लानिंग थिंग। इस तरह से टारगेट सेट किया जाता है, हिस्टोरिकल ट्रेंड चेक कर किया जाता है कि मेरा आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज का क्या ट्रेंड है और इन ऑफिस श्रिंकेज का क्या ट्रेंड है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। अब हम श्रिंकेज एज अ प्लानिंग मैट्रिक चेक करते हैं। ऑलराइट, so how we basically set the target for these all the shrinkages, how the client set the target. तो जो planned out of office shrinkage होता है, this is as per company leave policy. हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सपोज हॉलीडेज 15 हॉलीडेज एनुअल मिलते हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में हॉलीडेज 20 लीव्स इन अ ईयर मिलते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज कैलकुलेट किया जाता है एज पर लीव पॉलिसी। एंड उसके बाद है प्लान्ड इन ऑफिस श्रिंकेज। तो जैसे उसमें होते हैं ट्रेनिंग कोचिंग हडल, तो ये चेक किया जाता है कि कितने जो आर्स है वो मैंडेटरी है, कितने कोचिंग हडल आर लाइक मैंडेटरी फॉर एन एडवाइजर्स। उसके अकॉर्डिंगली प्लान इन ऑफिस श्रिंकेज का टारगेट सेट किया जाता है। उसके बाद है अनप्लान्ड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज। इसके लिए हिस्टोरिकल ट्रेंड चेक किया जाता है या एक ओन एजम्पशन भी होती है क्लाइंट की कि इससे ज़्यादा मेरी अनप्लान्ड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अनप्लैन्ड इन ऑफिस श्रिंकेज के लिए भी हिस्टोरिकल ट्रेंड चेक किया जाता है और एक ओन एजम्पशन होती है कि इसके से ज़्यादा मेरी अनप्लैन्ड इन ऑफिस श्रिंकेज भी नहीं होनी चाहिए, राइट। आफ्टर ऑल द एनालिसिस क्लाइंट सेट अ टारगेट फॉर आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज एंड इन ऑफिस श्रिंकेज। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे मेरा आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज का टारगेट है 15% एंड इन ऑफिस श्रिंकेज का टारगेट है 10%, राइट। तो जैसे एक एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। तो अब हम चेक करते हैं, विल सी सम कैलकुलेशन एंड इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड विल सी श्रिंकेज एज ए प्लानिंग मैट्रिक। तो जनरली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो वो हम चेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक एग्जाम क्वेश्चन है जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मेरे पास आई नीड 100 FT एंड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज इज 15% एंड इन ऑफिस श्रिंकेज इज 10%, तो हाउ मेनी एडवाइजर्स आई नीड टू प्लान।
राइट। तो मेरे पास एफ टी है 100, यानी कि मेरे पास ऑन फ्लोर 100 एडवाइजर्स अवेलेबल है। आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज है 15% एंड इन ऑफिस श्रिंकेज है 10%। तो मेरे को कितने एडवाइजर्स प्लान करने होंगे? अगर मैं कंसिडर करता हूँ आउट ऑफ ऑफिस, तो मेरे को कितने हेड काउंट जो है वो मुझे रिक्वायर्ड होंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए सिंपल होता है कि 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 15%। तो मुझे 118 एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इन ऑफिस कंसिडर करता हूँ कि इन ऑफिस कंसिडर करने के बाद मुझे कितने एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1 माइनस इस 10%, यानी कि मुझे 131 एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट है। राइट, मेरे पास 100 एडवाइजर्स मुझे अगर फ्लोर पर चाहिए, तो मुझे उसके लिए 131 एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कंसिडरिंग दीज टू फैक्टर्स लाइक आउट ऑफ ऑफिस लिंकेज एंड इन ऑफिस लिंकेज। राइट, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली इंटरव्यू में कि अगर मैं इफ आई कंसिडर आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज, सॉरी, इन ऑफिस श्रिंकेज फर्स्ट एंड आउट ऑफ श्रिंकेज लेटर। राइट, अगर मैं इन ऑफिस श्रिंकेज को पहले कंसिडर करता हूँ और आउट ऑफ श्रिंकेज को बाद में कंसिडर करता हूँ, तो मेरा जो रिजल्ट नंबर होगा वो क्या सेम होगा? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें? वैसे ये क्वेश्चन बेसिकली जो इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि क्या पहले मैं इन ऑफिस श्रिंकेज कंसिडर कर सकता हूँ, बाद में आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज। तो चलिए चेक करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे जो मेरा इन ऑफिस श्रिंकेज है वो है 10%। तो अगर मैं 10%, अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, यानी कि ये मेरा अ, मैंने पहले अब इन ऑफिस श्रिंकेज कंसिडर किया है, तो भी मेरा रिजल्ट जो था वो सेम ही आया। तो मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे मैं पहले आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज कंसिडर करूँ या चाहे इन ऑफिस श्रिंकेज पहले कंसिडर करता हूँ। मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको एक समझाता हूँ कि मेरा सपोज आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज है 5% और मेरा इन ऑफिस श्रिंकेज है, सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल है 25%। तो मुझे 140 एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट है। अब मैं ये रिवर्स कर देता हूँ कि मैंने पहले इन ऑफिस श्रिंकेज कंसिडर किया है, तो भी मुझे 140 एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट है। राइट, तो मैथमेटिकली कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बट आपको लॉजिकली ये आंसर देना चाहिए कि जैसे जब भी श्रिंकेज होती है वो पहले आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज होती है, क्योंकि जैसे मेरे पास 100 एडवाइजर्स हैं, अगर मेरे पास आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज होने के बाद मेरे पास 80 एडवाइजर्स बचे हैं, तो जो मेरे पास 80 एडवाइजर्स बचे होंगे उन्हीं के ऊपर इन ऑफिस श्रिंकेज होगा, वही मुझे मिसिंग टाइम देंगे, वो उन्हीं का लेटनेस होगा। राइट, आउट ऑफ ऑफिस जो श्रिंकेज थे 20 एडवाइजर्स वो तो हो गए, वो तो ऑफिस में प्रेजेंट ही नहीं थे। तो जो इन ऑफिस श्रिंकेज होगा वो जो मेरे पास अवेलेबल एडवाइजर्स थे उन्हीं के ऊपर होगा। राइट, तो हमेशा आप लॉजिकली अगर आप बताना चाहो तो हमेशा ये बताओगे कि पहले आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज कंसिडर करते हैं, देन उसके बाद इन ऑफिस श्रिंकेज कंसिडर करते हैं। आपको उसका रीज़न जो मैंने अभी बताया वो बताना होगा। राइट, और मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे मेरा पास आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज था 10% और ये था 15%। राइट, आगे चलते हैं। If out of office shrinkage is 15% and in office shrinkage is 10%, then can we combine to calculate the headcount needed? तो क्या मैं कंबाइन कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज ये है और इन ऑफिस श्रिंकेज ये है, जो मेरा कंबाइंड श्रिंकेज होगा वो है 25%, मेरे पास जो एफ टी है वो है 100। तो मैं अगर इसे कंबाइन करता हूँ तो क्या मेरा सेम रिजल्ट आता है? तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे पास जो एफ टी है वो है 100 और जो मेरा कंबाइंड श्रिंकेज है वो है 25%, 1 माइनस 25%। तो मेरा जो रिजल्टेंट नंबर है, मेरे को हेड काउंट रिक्वायरमेंट होगी वो है 133। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो मेरा आंसर था वो दोनों में डिफरेंट आया है। यहाँ पर 131 आया है, यहाँ पर 133 आया है। दोनों में सेम नंबर्स हैं, 15 एंड 10%, और यहाँ पे भी मेरा 15 और 10%। तो यहाँ पे मैंने सेपरेटली करा था और यहाँ पे मैंने कंबाइन किया, तो मेरा आंसर सेम नहीं आया है। ऑलराइट, तो इसका रीज़न बस यही होता है कि जैसे जब मेरा आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज हो जाता है उसके ऊपर हम इन ऑफिस श्रिंकेज अप्लाई करते हैं। राइट, इसलिए हम इसे कंबाइंड नहीं कर सकते और ये रिजल्टेंट आंसर कभी भी सेम नहीं आता है। ऑलराइट, और यहाँ पे मैंने कम एडवाइजर्स हैं, 100 एडवाइजर्स हैं, अगर ये ज़्यादा नंबर होगा तो ये डिफरेंस और ज़्यादा होगा। राइट, तो ये कंबाइंड करके हम ऐसे श्रिंकेज कंबाइंड करके कभी भी हेड काउंट कैलकुलेट नहीं करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। और तो मैंने कि आईडीपी का पार्ट लिया है। ऑलराइट,
तो उसमें मैंने आपको ये दिखाया कि कोई प्रोसेस कैंपेन है जो कि जिसका आवर्स ऑफ ऑपरेशंस है 8 आवर्स का ही है ऑपरेशंस है या। तो हम यहाँ पे देखिए कि वो जो कैंपेन है प्रोजेक्ट है वो 8 AM पे स्टार्ट होता है और 4 PM पे वो क्लोज हो जाता है। कोई छोटा सा कोई कैंपेन है जो कि सिर्फ जिसका जो विंडो है सिर्फ 8 आवर्स की विंडो है, राइट। तो आप ये चेक कर सकते हैं ये वाला जो इंटरवल है वो 8 AM से 8:30 AM है, ये वाला इंटरव्यू 8:30 से 9 AM, 9 AM से 9:30 AM, राइट। तो जो ये लास्ट इंटरवल हुआ है ये है 3:30 to 4 PM, राइट। तो इसमें जो क्लाइंट है उसने बताया कि मैंने फोरकास्टेड थे 5 एडवाइजर्स, मैंने उसमें नेट शेड्यूल्ड एडवाइजर्स आपको दिए हैं 7 एडवाइजर्स, राइट। तो ये है जो नेट शेड्यूल्ड है ये आफ्टर कंसिडरिंग ऑल प्लान्ड श्रिंकेज एंड अनप्लान्ड श्रिंकेजेस, राइट। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि हर एक इंटरवल में क्लाइंट ने जो मुझे सरप्लस एडवाइजर्स दिए हैं, यानी कि हर एक इंटरवल में से आप देख सकते हैं कि मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर मैं शेड्यूल माइनस फोरकास्ट करता हूँ यानी कि 7-5 8-6 2, तो मेरे पास सरप्लस एडवाइजर्स है हर एक इंटरवल में, राइट। और जब ये लाइव डे होने के बाद मैंने ये परफॉर्मेंस फाइल की पार्ट से लिया है, तो मैंने चेक किया कि मेरे पास फोरकास्टेड थे 5 एडवाइजर्स बट मेरे पास जो एक्चुअल में एडवाइजर्स थे वो 3 थे, यानी कि मेरे पास कुछ अनप्लान्ड श्रिंकेजेस हुए जिसकी वजह से मेरे पास एक्चुअल हेड काउंट जो है वो सिर्फ 3 है। सिमिलरली फॉर अदर इंटरवल्स ऑल्सो हर एक इंटरवल में मेरे पास जितने फोरकास्टेड थे उससे कम ही एडवाइजर्स थे, लाइक 6 के अगेंस्ट 4, 4 के अगेंस्ट 2, 10 के अगेंस्ट 7। तो मेरे पास जो एक्चुअल माइनस फोरकास्ट करता हूँ तो हमेशा सब इंटरवल्स में मेरा जो था डेफिशिट था, राइट, जिसकी वजह से मेरा उस पर्टिकुलर डे का टारगेट मेट नहीं हुआ, राइट। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि अनप्लान्ड श्रिंकेज से रिलेटेड है। सिनेरियो ये होगा कि अगर इफ अनप्लान्ड श्रिंकेज इज विद इन द सेट टारगेट, जो क्लाइंट ने मेरे पास अनप्लान्ड श्रिंकेज का टारगेट दिया है मैं उसके आई एम विद इन दैट टारगेट, देन वी कैन से टू द क्लाइंट टू इंक्रीज द हेड काउंट टू मीट द टारगेट। यानी कि जो शेड्यूल्ड हेड काउंट जो एडवाइज जो क्लाइंट ने किए हैं इससे ज़्यादा मुझे और शेड्यूल करने पड़ेंगे, राइट। तो ये मैं क्लाइंट को कह सकता हूँ कि आपको जो मेरा अनप्लान्ड श्रिंकेज है विद इन द सेट टारगेट है, आप हेड काउंट को और इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि जो मेरा अनप्लान्ड श्रिंकेज है इज़ नॉट विद इन द सेट टारगेट, राइट। तो जो मेरा अनप्लान्ड श्रिंकेज है वो टारगेट के विद इन द सेट टारगेट नहीं है, तो क्लाइंट कैन आल्सो आस्क व्हाई योर श्रिंकेज इज हाई एंड व्हाट आर द एक्शन प्लान यू आर डूइंग टू कंट्रोल इट। तो जो आप क्या एक्शन प्लान कर रहे हो, ये जो श्रिंकेज है वो बहुत हाई है, राइट, अगर मेरा अनप्लान्ड श्रिंकेज इज नॉट विद इन द सेट टारगेट है, राइट। और दूसरा सिनेरियोज क्या हो सकते हैं कि प्लान श्रिंकेज से रिलेटेड, इफ प्लान आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज इज हाई देन वी नीड टू चेक इफ़ वी आर नॉट अप्रूविंग मोर लीव्स। ये तो प्लान्ड है, प्लान्ड आउट ऑफ ऑफिस एंगेज है, तो हो सकता है कि मेरे पास जितना बकेट में उस इतन लीव्स को अप्रूव करने का अप्रूवल है कि मेरे पास 10 लीव्स अप्रूव कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर डे पे या 12 ही अप्रूव कर सकता हूँ, हो सकता है मैं उससे ज़्यादा अप्रूव कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे पास जो श्रिंकेज है वो हाई है। तो आपको एक बार ये खुद से ये अपने एंड पे चेक करना पड़ेगा कि मैं कहीं ज़्यादा लीव्स तो अप्रूव नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा श्रिंकेज है इफ़ रियल टाइम इन ऑफिस श्रिंकेज लाइक कोचिंग हडल आर नॉट एक्सीडिंग विद रिस्पेक्ट टू प्लान्ड, राइट। जो मैंने प्लान किया था, जैसे मेरे पास मैंने आपको इन ऑफिस जब श्रिंकेज बताया था जिसमें जो एडवाइजर्स थे उस वो एक्सीड कर रहे थे, कोचिंग हडल या ब्रेक वो सारी चीज़ें जो मेरे प्लान थी उससे एक्सीड कर रहे थे, तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो एक हम एक रिपोर्टिंग उसके रिगार्डिंग करते हैं कि भाई ये चेक करने के लिए कि मेरा जो ये टाइम है वो एक्सीड तो नहीं कर रहा एज़ पर प्लान्ड। मैंने कोचिंग थी उस पर्टिकुलर डे पे 40 आवर्स की, बट जो एडवाइजर्स हैं दे आर एक्सीडिंग लाइक दे आर यूजिंग कोचिंग ऑक्स एज लाइक 45 आवर्स, तो 5 आवर्स का जो मेरा इंक्रीज़ है वो क्यों है। तो जिसकी वजह से जैसे अगर वो अ, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कॉल के लिए शेड्यूल्ड हो या चैट के लिए शेड्यूल्ड हो एंड दे आर यूजिंग अदर ऑक्सेस लाइक कोचिंग हडल, जिनकी वजह से उनके पास कॉल लैंड नहीं हो रही है। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न
जिसकी मेरी वजह से मेरा टारगेट मैट नहीं हुआ। तो ये भी हम एक, जब हम श्रिंकेज से रिलेटेड, अगर हम जैसे रूट कॉज एनालिसिस में जब हम श्रिंकेज का पार्ट लेते हैं तो ये सारी फैक्टर्स को चेक करते हैं। राइट, रूट कॉज एनालिसिस में बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लाइक मेरे पास मेरा उस पर्टिकुलर डे पे कॉल फ्लो हाई है या मेरा एएसटी बहुत हाई है। बट जब मैं सिर्फ श्रिंकेज की बात करता हूँ तो मैं ये सारे फैक्टर्स चेक करता हूँ कि मेरा किस रीजन, श्रिंकेज के किस फैक्टर की वजह से मेरा जो है टारगेट मेट नहीं हो पा रहा है। राइट, आगे चलते हैं। तो मैं अब ये बताता हूँ कि जैसे मैंने जब रियल टाइम में प्लान्ड इन ऑफिस श्रिंकेज को कैलकुलेट क्यों नहीं किया था। राइट, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मेरे पास फोरकास्टेड थे 5 एडवाइजर्स और मेरे पास नेट शेड्यूल थे 7 एडवाइजर्स। यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, 5 के अगेंस्ट 7, 6 के अगेंस्ट 8, 4 के अगेंस्ट 5। सिमिलरली यहाँ पे 5 के अगेंस्ट 7, 6 के अगेंस्ट 8 और राइट 4 के अगेंस्ट 5। राइट, तो यह ये जो है बेसिकली जो ये प्लान्ड इन ऑफिस श्रिंकेज है। यहाँ पे जैसे मैंने प्लान फोरकास्टेड के अगेंस्ट बेसिकली मैंने 8 एडवाइजर शेड्यूल किए हैं। राइट, तो यहाँ पे मैंने जब मैंने 8 एडवाइजर शेड्यूल किए तो इसमें मैंने प्लान्ड आउट ऑफ ऑफिस श्रिंकेज, अनप्लान्ड आउट ऑफ ऑफिस एंड अनप्लान्ड इन ऑफिस श्रिंकेज को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। उसके बाद जब मेरे पास 8 एडवाइजर्स थे उसके बाद मैंने चेक करा कि मेरे को कितने इस इंटरवल में ब्रेक पे होंगे, हडल पे होंगे, कोचिंग पे होंगे। उसके बाद मेरे पास इतने एडवाइजर्स अवेलेबल हैं। राइट, तो ये मैं बाद में चेक कर, जब मैं जो मेरी जो लाइव डेट होती है उससे पहले जब मैं आईडीपी प्रिपेयर करता हूँ तब मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे को कितने ब्रेक, लंच, हडल हर एक इंटरवल में देने होंगे। उसके बाद मैं ये कैलकुलेट करता हूँ नेट शेड्यूल। इसलिए यहाँ पे ये रियल टाइम हम जब प्रिपेयर करते हैं अपनी नेक्स्ट वीक का, जब जो भी हमारे आईडीपी प्रिपेयर करते हैं तब हम ये सब कंसिडर करते हैं। इसलिए जो प्लान मेरी इन ऑफिस श्रिंकेज है उसमें कंसिडर कैलकुलेट नहीं किया जाता है क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी हुआ होता है। राइट, आपने यहाँ पे देखा कि ब्रेक, लंच, हडल हटाने के बाद मेरे पास 7 एडवाइजर्स बचे हैं। राइट, तो ये जब इनका रियल टाइम होगा तो ये ऑब्वियसली अपने ब्रेक टाइम पे ब्रेक लेंगे, लंच टाइम पे लंच और हडल टाइम पे हडल। तो ये ऑलरेडी पहले से ही प्लान है, इसलिए हम रियल टाइम में से कैलकुलेट नहीं करते हैं। राइट, तो आपको मे बी आइडिया हो गया, और जो प्लान्ड ऑफिस श्रिंकेज में यही सारी चीज़ें होती हैं, ब्रेक, लंच, हडल, ट्रेनिंग, कोचिंग। तो ये सब चीज़ें पहले से ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके होते हैं, इसलिए हम रियल टाइम इसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, जनरली ये हम कई बार कंफ्यूजन करने के लिए इंटरव्यू भी पूछते हैं कि कहीं हम जब श्रिंकेज कैलकुलेट करते हैं तो कहीं हम उसे डिवाइडिंग फैक्टर यूज़ करते हैं, कहीं पर हम उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर में यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आई नीड 100 FT ऑन फ्लोर ऑन अ पर्टिकुलर डे, देन हाउ मैनी पीपल आई नीड टू प्लान कंसिडरिंग 10% श्रिंकेज। राइट, तो मेरे पास 100 FT है, 10% का श्रिंकेज है, तो मेरे को कितने एडवाइजर्स जो होंगे वो प्लान करने होंगे। राइट, तो 1 - 10%, यानी कि मुझे 111 एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने यहाँ पे 111 ये डिवाइडिंग फैक्टर की तरह ही कैलकुलेट क्यों करा। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है, जैसे आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, जो मेरा ये 90% है, वो ये जो मेरा 100 FT है वो मेरा 90% है। राइट, और जो इंटरव्यू वो आपसे 100% जानना चाहता है, तो 100% कैलकुलेट करने के लिए यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं कि पहले 1% के लिए क्या होगा, 100 / 90, ये मेरा 1% के लिए हो गया। अब मैं इसे 100% के लिए अगर निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। राइट, तो यही तो होता है यूनिटरी मेथड। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा हम डिवाइडिंग फैक्टर यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली मेरा 100% है, और जो क्लाइंट है उसने आपको 90% बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछा है। ये मतलब बेसिकली आपको 90% दिया है, आपको 100% आपको निकालना है। राइट, तो इस वजह से हम ये डिवाइड की तरह से कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो जनरली जैसे सेम क्वेश्चन है कि 100 FT है, श्रिंकेज 10% है, तो मुझे कितने एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जनरली जो भी इंटरव्यू देता है वो क्या मिस्टेक करता है, तो ये 10% निकालता है 100 का, यानी कि 10 एडवाइजर्स, और उसको बोलता है कि 100 + 10, मुझे 110 एडवाइजर्स की रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि वी नीड टू कैलकुलेट बाय दिस वे ओनली। ऑलराइट,
यहाँ पर हम ये मिस्टेक करते हैं कि ये बस हम इसका 10% निकाल देते हैं और इसमें 10% प्लस करके बोल देते हैं कि इतनी एडवाइजेस की रिक्वायरमेंट है। तो यू कैन सी द डिफरेंस योर सेल्फ कि यहाँ पे 110 आया और यहाँ पे 111। ये और ये डिफरेंस भी कम इस वजह से है क्योंकि ये नंबर थोड़ा स्मॉल है, छोटा नंबर है। अगर ये नंबर जड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो ये डिफरेंस भी बहुत बढ़ जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। दूसरा, जब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कब यूज़ करते हैं, तो सपोज इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा है कि I had 100 scheduled agents on a particular day and there is 10% of unplanned shrinkage. Then how many productive FT I had on that particular day? Alright, तो इसके लिए सिंपल से आप यही करते हैं, 100 मेरे पास शेड्यूल्ड है एडवाइजर्स, 1 माइनस 10%, यानी कि उसका 90% आपने निकाल लिया। राइट, तो जब भी आपसे पूछा जाता है, जब पास्ट के लिए पूछा जाता है कि मेरे को कितने मेरे पास उस दिन अवेलेबल थे, तब आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करते हैं। जब भी आपसे फ्यूचर के लिए पूछा जाता है कि कितने आपको प्लान करने होंगे, तब आप डिवाइडिंग फैक्टर में करते हैं। राइट, जो जनरली मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होंगे वो उनको ये समझ में आ गया होगा, और कई बार बहुत कन्फ्यूजन भी होती है लोगों को, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि कहीं हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में यूज़ क्यों करते हैं, कहीं पे डिवाइडिंग फैक्टर में क्यों यूज़ करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। तो ये कई बार कन्फ्यूजन होती है। जैसे सपोज मैंने एक इंटरव्यू प्लानिंग फाइल का एक पार्ट लिया है कि कोई एक इंटरवल है, मैंने 6 एडवाइजर्स को फोरकास्ट किया, 9 एडवाइजर्स मेरे शेड्यूल थे, बट इन एक्चुअल मेरे पास 3 एडवाइजर्स ही अवेलेबल थे। राइट, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होती है कि शेड्यूल्ड या एक्चुअल का क्या मतलब है। तो क्लाइंट कहता है कि मेरे पास 6 एडवाइजर्स को मैंने फोरकास्ट किया था, उसके अगेंस्ट मैंने आपको 9 एडवाइजर शेड्यूल करे हैं, फिर मेरा टारगेट मेट क्यों नहीं हुआ है। राइट, तो उससे हम क्लाइंट से ये पूछ सकते हैं कि जो आपने शेड्यूल्ड हेड काउंट आप जिसे बोल रहे हो, क्या उसमें आपने प्लान कोचिंग हडल, प्लान ट्रेनिंग, ब्रेक, लंच, ये सब कंसिडर किया है। ऑन सपोर्ट ये होता है जैसे कोई एडवाइजर जो है ऑन सपोर्ट पर है, वो उस पर्टिकुलर डे पे कॉल या चैट को नहीं ले रहा है, क्योंकि हो सकता है सपोज कोई टीम है 12 एजेंट्स की या 20 एजेंट्स की कोई टीम है, उसमें से जो मैनेजर हो उसने एक एजेंट को बोला कि आप आज सपोर्ट करेंगे, आप कॉल या चैट नहीं लेंगे, आप एजेंट्स को सपोर्ट करेंगे। राइट, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी क्वेरी होगी तो आप उसको हैंडल करेंगे। राइट, तो ये भी मेरे प्लान में कंसिडर होते हैं क्योंकि वो उस दिन के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। राइट, तो इसलिए जो क्लाइंट है अगर उसने ये सब कंसिडर करके आपको वो बोला है कि शेड्यूल्ड हेड काउंट है, तब आप उसके बाद ये चेक कर सकते हैं कि किस वजह से जो मेरा टारगेट मेट नहीं हो रहा है। राइट, हो सकता है कि उसने ये सब चीज़ें कंसिडर शेड्यूल्ड में ना करी हो। राइट, फिर जब आपके पास जो एक्चुअल नंबर है उसमें आप ये सारी चीज़ें भी कंसिडर कर रहे हैं, और फिर जो रियल टाइम मैट्रिक्स है वो भी आप कंसिडर कर रहे हैं। राइट, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। कुछ 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 मैट्रिक्स के लिए या कुछ एक्टिविटीज़ के लिए आप क्लाइंट से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या इसमें कंसिडर किया है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम वी कैन क्वेश्चन क्लाइंट ऑल्सो, एंड फॉर दीज थिंग्स लाइक अगर मेरे पास अब 6 फोरकास्ट है, 3 ही अवेलेबल है, तो ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से मेरे पास 3 ही अवेलेबल है। तो हो सकता है इसका रियल टाइम इम्पैक्टिंग जो थिंग्स हैं जैसे सिकनेस, नो शो, नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स, मिसिंग, लेट, अर्ली डिपार्चर्स, वी नीड टू चेक ऑल दिस थिंग्स। तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए क्लाइंट कैन क्वेश्चन अस ऑल्सो कि आपका सिकनेस, नो शो, नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स ये सब हाई क्यों है, जिसकी वजह से मेरे पास एक्चुअल में 6 के अगेंस्ट 3 ही एडवाइजर्स हैं। राइट, हो सकता है कि ये और कम हो सकता है, 1 ही एडवाइजर्स अवेलेबल हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़। तो ये दीज कैन बी आस्क्ड बाय क्लाइंट ऑल्सो। राइट, तो आप ये कन्फ्यूजन होती है कोई बार मैट्रिक्स में, तो प्लानिंग फाइल से रिलेटेड, तो आप ये क्वेश्चन क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मे हैव डिफरेंट अप्रोच, जो मैंने आपको कैलकुलेशंस बताई है अनप्लान्ड प्लान्ड, डिफरेंट अप्रोच हो सकता है वो अनप्लान्ड इनऑफिशिएंट केस भी कैलकुलेट करते हैं पहले, बट जो मेरा फाइनल जो मेरा रिजल्ट है, मेरा एंड मोटिव जो है, वो जस्ट यही है कि मेरे को फोरकास्ट नंबर से मेरे एक्चुअल को मैच करना है। जो मेरा एंड टारगेट यही है, जैसे बीइंग ए फॉर प्लानर मेरा टारगेट ये रहता है, तो उसके लिए मेरे को चाहे अपना बेस्ट फोरकास्टिंग अप्रोच लगाना हो, कोई जो भी बेस्ट फोरकास्टिंग मेथड हो वो यूज़ करना हो,
मुझे चाहे कोई मेरा जो भी हिस्टोरिकल ट्रेंड हो सकता है, मैं 3 मंथ का हिस्टोरिकल ट्रेंड ले रहा हूँ, मुझे इसे एक्सीड करके 6 मंथ का करना हो, या मेरे को अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस, अपना जितना भी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर कैंपेन को हैंडल करते हुए वो सब अप्लाई करना हो, तो मेरा एंड मोटिव बस यही है कि मुझे फोरकास्ट और एक्चुअल को मैच करना है, ताकि मैं अपना टारगेट मेट कर सकूँ। राइट। आगे चलते हैं। प्लानिंग इज़ कंसिडर्ड डिफ़िकल्ट। ये प्लानिंग को बहुत डिफ़िकल्ट कंसिडर किया जाता है, बिकॉज बट आई बिलीव दैट दिस दिस इज़ जस्ट अ टाइम फैक्टर। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 6 एडवाइजर्स को फोरकास्ट किया, राइट, तो मुझे इन 6 एडवाइजर से कितने मुझे अवेलेबल आवर्स मिलेंगे, तो दैट इज़ 6 मल्टीप्लाई बाई 7.5। तो मुझे जो 6 एडवाइजर से मुझे 45 आवर्स मिलेंगे, और बट मेरे पास एक्चुअल में कितने हैं, 3 × 7.5 मेरे पास अवेलेबल है 22.5 आवर्स। तो अगर ये आवर्स मैच हो जाएंगे तो ये मेरा टारगेट मैच हो जाएगा। सपोज मेरे पास पे 6 एडवाइजर्स ही एक्चुअल में अवेलेबल है, और तो मेरा फोरकास्ट से जो कि मेरा रिक्वायरमेंट है वही अगर मेरे एक्चुअल से भी मैच हो गए तो मेरा टारगेट मैच हो जाएगा। राइट। तो जो प्लानिंग है वो सब टाइम फैक्टर ही तो है। अगर आप और भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे लाइक श्रिंकेज, एएसटी, अडेरेंस, ऑक्यूपेंसी, अगर आप इसे डीपली सब सोचेंगे तो सब कुछ टाइम फैक्टर ही तो है। राइट। तो इस वजह से मुझे लगता है कि प्लानिंग इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। राइट। आगे चलते हैं। तो इसमें भी दो सिनेरियो हो सकते हैं कि इफ़ बोथ match or close it, it will be easier to meet the target considering all other factors like AHT, adherence, occupancy are in line. Like अगर मेरे दोनों मैच करते हैं तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू मीट द टारगेट। बाकी के मैं मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहा हूँ कि जो भी अदर इम्पैक्टिंग फैक्टर्स हैं, लाइक हो सकता है उस पर्टिकुलर डे पे मेरी AST हाई है, अडेरेंस नहीं है, अडेर जो एडवाइजर्स है वो अडेर शिफ्ट को अडेर नहीं कर रहे, ऑक्यूपेंसी कम है, जिसकी वजह से मेरा टारगेट मेट नहीं हुआ, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन लाइन है। ऑलराइट। और मेरा जो फोरकास्टिंग है और एक्चुअल भी है जो कि वो मैच कर रहे हैं या क्लोज है, तो मैं आई विल बी एबल टू मीट द टारगेट। इफ देर लाइक अदर सिनेरियोज लाइक सडन कॉल फ्लो, हाई AST, देन द जॉब ऑफ अ रियल टाइम एनालिस्ट कम्स इनटू पिक्चर। ऑलराइट। अगर रियल टाइम में कुछ सडन unexpected will see unexpected things like sudden call flow, high AST, then job of a real time comes into a picture। राइट। तो वहाँ पे रियल टाइम जो एनालिस्ट होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हाउ ही हैंडल दैट सिनेरियो। राइट। एंड इफ एवरीथिंग इज इन लाइन लाइक श्रिंकेज, AST, अडेरेंस, जो मैंने, तो मेरी जो फोरकास्टिंग है दैट कैन बी ऑन ऑन क्वेश्चन ऑल्सो। जब मेरा सब कुछ इन लाइन है, मेरे पास रियल टाइम, मेरे पास श्रिंकेज भी कंट्रोल्ड है, AST भी कंट्रोल्ड है, एडेरेंस भी कंट्रोल्ड है, सारे मैट्रिक्स अंडर कंट्रोल है, तो मैं क्यों नहीं मैट कर रहा? तो मेरी जो फोरकास्टिंग है वो क्वेश्चन में हो सकती है, तो फोरकास्टर हो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब कुछ इन लाइन है फिर भी मेरा टारगेट मैट क्यों नहीं हो रहा है। राइट। आगे चलते हैं। तो मैं बस एक आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये जनरली एक मिथ है कि जो श्रिंकेज है वो एक रियल टाइम मैट्रिक है। जब भी ये श्रिंकेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में वो RTA बेसिस होंगे, बट इन रियलिटी जो श्रिंकेज है उससे मेरी शेड्यूलिंग, प्लानिंग, फोरकास्टिंग सब अफेक्टेड होती है। तो जो श्रिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो RTA में भी पूछे जा सकते हैं, शेड्यूलिंग में भी, प्लानिंग में भी, इवन इन फोरकास्टिंग इंटरव्यूज ऑल्सो। तो ये जनरली एक मिथ होता है। तो ये जब भी आपसे आपका किसी भी रिलेटेड इंटरव्यू जो चाहे वो शेड्यूलिंग, प्लानिंग या फोरकास्टिंग, तो आपको श्रिंकेज के बारे में पता होना चाहिए। राइट। आगे चलते हैं। तो मेरी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी दैट विल बी ऑन बेस्ड ऑन सम अदर WFM मैट्रिक। राइट। एंड ये भी एक इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेड काउंट और FT में क्या डिफरेंस है। आपने कई जगह पे मेरे को भी चेक किया होगा कि मैं कहीं पर FT यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पर हेड काउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्या डिफरेंस होता है FT और हेड काउंट में। राइट। आगे चलते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर श्रिंकेज थिंग। जनरली यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि श्रिंकेज के बारे में। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो आई होप मोस्टली आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं इसी के अराउंड ही पूछे जाते हैं। सो
This is all, and just for my motivation, just please like and share this video so that I continue preparing such kind of video for your usefulness. And आगे just subscribe this channel to get notification for such videos, right? और मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं कि उसमें बोलते हैं कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका हमें पीपीटी या एक्सेल आप हमें सेंड कर दो। तो मैंने अभी तक जितने भी रियल टाइम या शेड्यूलिंग और लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग ऑल्सो जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने जो भी नोट्स हैं मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फॉर प्रिपेयरिंग नोट्स एंड टू प्रैक्टिस विद डिफरेंट नंबर्स, रैंडम नंबर से आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आप लिंक्स चेक कर सकते हैं, राइट? So this is all. Thank you so much for watching my video. Thank you, बाय बाय।